नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन का रिलेशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ का इक्वेशन किन किन क्वांटिटी पर निर्भर करता है। आज के पूरे लेक्चर में हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन इस पर करेंगे। एक छोटा सा डेरिवेशन लेके चलेंगे और वहाँ से आपको ईएमएफ इक्वेशन को मैं आपको निकालूंगा और दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपका जो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ होता है वह किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, किन किन वेरिएबल पर डिपेंड करता है। क्योंकि यह जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि इन वेरिएबल को चेंज करा करके आपको ईएमएफ इक्वेशन के वेरिएशन के बारे में क्वेश्चन आपका बनता है। तो कहीं ना कहीं यह आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का लेक्चर आपको पूरी तरह से समझना आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। हम लोग ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा था अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ। क्योंकि जब फ्लक्स चेंज कर रहा था और कोर को लिंक कर रहा था, वाइंडिंग हमने जब उसमें कर रखा था प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो प्राइमरी में जैसे आप करंट फ्लो करा रहे थे तो उस करंट की बदौलत नंबर ऑफ टर्न्स, इट मीन्स वहाँ पर हमारा उस प्राइमरी साइड एक एमएमएफ क्रिएट हो रहा था, एम्पियर टर्न जिसका यूनिट होता है। तो कहीं ना कहीं उस एमएमएफ की बदौलत आपको एक फ्लक्स जनरेट हो रहा था और वह फ्लक्स चेंज की वजह से आपको प्राइमरी साइड में आपको एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। अब वह ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, आज के लेक्चर में उसको हम लोग डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हम लोग एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि माना लेट द फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाई, इट मीन्स हम एक फ्लक्स को एज्यूम कर रहे हैं जो किसी भी टाइम इंस्टेंट पर जो इस प्रकार से दिया हुआ है वो हमारा फ्लक्स कितना है, वह हमारा फ्लक्स कितना है, फाई इक्वल टू फाइम साइन ओमेगा टी। यह हमारा फ्लक्स किसी भी टाइम इंस्टेंट पर जो दिया हुआ फ्लक्स है वो हमारा यह अजम्पशन है। इसको हमने क्या मान लिया है कि लेट फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी भी टाइम इंस्टेंट पर जो हमारा फ्लक्स है वो कितना है, फाई इक्वल टू फाइम साइन ओमेगा टी। यह हमारा फ्लक्स जिसको हमने एज्यूम करके चल रहे हैं। अब यह हमारा इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है क्योंकि टाइम के साथ ये चेंज करेगा। तो इंस्टेंटेनियस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी हमारा इंस्टेंटेनियस होगा। किसी वैल्यू को इंस्टेंटेनियस कब कहा जाता है, जब टाइम के साथ उसमें वेरिएशन चेंजेज होते हैं। टाइम के साथ चेंजेज होने वाले क्वांटिटी को इंस्टेंटेनियस हम शब्द यूज करते हैं। इट मीन्स प्रत्येक टाइम इंस्टेंट पर उसका कुछ ना कुछ आपको वैल्यू अलग अलग दिखता आपको देखने को मिलेगा। तो कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस ईएमएफ को भी हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इट मीन्स टाइम के साथ वह ईएमएफ हमारा क्या होगा, परिवर्तित होता रहेगा। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो कॉइल में इंड्यूस होगा वह कॉइल में कितने टर्न्स हैं, अब जरा ध्यान दीजिए। एक टर्न होगा तो उसको तो हम सिर्फ जो फ्लक्स उसको लिंक कर रहा है कॉइल को, सिर्फ हम उसी फ्लक्स को लेकर चलेंगे। लेकिन अगर n टर्न है, जरा गौर सुनिएगा, अगर n टर्न है इट मीन्स 2 टर्न है, तो अगर एक टर्न का फ्लक्स जो होगा तो 2 टर्न ले लेंगे तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 3 टर्न लेंगे तो 3 टर्न लोगे तो फ्लक्स 3 गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर n टर्न लिंक कर रहा है उस फ्लक्स को या उस प्लस के द्वारा n टर्न लिंक किया जाता है या किया जा रहा है
तो आप उस जो ईएमएफ फैराडे के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार जो ईएमएफ हमारा उस कॉइल में इंड्यूस होगा, उस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ में हम जो लेके चलेंगे वह फ्लक्स को हम टोटल फ्लक्स लिंकेज लेके चलेंगे। इट मीन्स वहाँ पर जितना टर्न होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर n टर्न है तो हम फ्लक्स को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स हम n फाई लेके चलेंगे। तो आपको पता है कि जब यह फ्लक्स जब कॉइल के टर्न को लिंक करेगा, जब कॉइल के टर्न को लिंक करेगा तो उस कॉइल में कहीं ना कहीं हमारा एक इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एक हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल तरीके से समझा था। फैराडे के नियम के अनुसार आप जो फ्लक्स इस n टर्न के कॉइल को जो लिंक करेगा, उस कॉइल में एक इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस होगा। वह इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ वो हमारा क्या होता है, E इक्वल टू जरा ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एन फाई। अब एन फाई हमने क्यों यूज किया, क्योंकि एन टर्न है। इट मीन्स वह कॉइल में, जिस कॉइल में यह ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, उस कॉइल में जो टर्न की संख्या है वो कितना है, एन टर्न है। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज भी तो क्या हो जाएगा, एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस कॉइल में जो हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होगा, इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एन फाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पर आपको क्या ले सकते हो, माइनस अब मैं एन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न है, कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको आप बाहर ले सकते हो, माइनस एन डी बाई डी टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई। अब फाई आपको पता होना चाहिए कि फाई क्या है, फाई हम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे, तो जैसे इसको पुट करोगे तो ई इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस एन डी बाई डी टी, और फाई क्या है, फाई एम साइन ओमेगा टी। अब इसको t के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा को हम कैसा मान के चलेंगे, ओमेगा को हम यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। कैसा ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगा, एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन यहाँ पर लेंजला को रिप्रेजेंट, लेंजला के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने निगेटिव साइन आपको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। निगेटिव साइन का यहाँ मतलब हुआ है कि यह कहीं न कहीं जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, वह हमारा जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। इसी वजह से हमने यहाँ पर निगेटिव साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यह जो हमारा प्रभाव आपको दिख रहा है वह अपने कारक का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इट मीन्स उसको अपोज कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लेंजला यहाँ पर हमने क्या लगाया, वह निगेटिव साइन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ई की वैल्यू हमारा मिला एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यह हमारा क्या है, ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है कॉइल में उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारी है। अब इसको अगर मैं कॉस को साइन में तब्दील करूं तो इसको कॉस को साइन में कैसे तब्दील करोगे, इसी को मैं लिख सकता हूं ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यह हमारा किस में बदल जाएगा, साइन में टर्म आ जाएगा। इट मीन्स इस ई को हम क्या ले सकते हैं, इस ई को हम क्या ले सकते हैं, ई इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसको लिख सकते हो। ये हमारा, मैं इसको इक्वेशन नाम दे रहा हूँ फर्स्ट, इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, जरा ध्यान दीजिएगा। यह इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर EM क्या बता रहा है, इसी इंड्यूस EMF का यह हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, जहाँ पर EM किसके बराबर होगा, वेयर EM इक्वल टू, EM देखा जाए तो किसके बराबर है, इसी को तो EM लिखा है ना हमने, N phi m ओमेगा। इट मीन्स ये उसको बोल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF। मैक्सिमम ये हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, इसी E का ये हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सभी बातें समझ में आ रही होंगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक साइन वेव के लिए, साइनोसॉइडल वेव के लिए जो आरएमएस वैल्यू आप लिखते हो वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू बाई √2। किसी भी साइन वेव का जो आरएमएस जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, कैसे निकालते हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू अपान √2 आप कैलकुलेट करते हो तो हमारा उसका आरएमएस वैल्यू आ जाता है। तो आरएमएस वैल्यू यहाँ पर भी जो हमारा इंड्यूस EMF है वो भी हमारा कैसा है, साइनोसाइडल है। इसका मतलब फॉर साइन वेव द आरएमएस वैल्यू ऑफ EMF इज गिवन बाई व्हाट, EM बाई √2 लिख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर साइन वेव के लिए आरएमएस वैल्यू या EMF का जो आरएमएस वैल्यू होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, ई आरएमएस इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा, ई आरएमएस इक्वल टू EM बाई √2, EM बाई √2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, EM बाई √2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, EM, इसी ई आरएमएस को हम E भी बोल रहे हैं, E बोल रहे हैं या ई आरएमएस बोल रहे हैं। अब E या ई आरएमएस इक्वल टू क्या है, EM बाई √2, EM बाई √2। अब जरा ध्यान दो प्लीज, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, E बोल रहे हैं, ई आरएमएस को, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, E बोल रहे हैं। E अगर मैं कहीं सिंपली अगर कैपिटल में E लिखा हूँ तो आप समझ जाइएगा कि वह आरएमएस वैल्यू है, वो क्या है, आरएमएस वैल्यू है। अब यहाँ पर हमको पता है कि EM की वैल्यू हमने आपको दे रखा है, तो अगर मैं कहूँ कि E को कैलकुलेट करो, अब यहाँ मैं E लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, अंडरस्टैंड कि E क्या है, E आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF। ठीक, अब E इक्वल टू आप क्या लिखोगे, EM किसके बराबर है, N phi m ओमेगा बाई √2। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πf, तो N phi m 2πf √2, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf के बराबर होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जरा ध्यान सुनिएगा, जब आप इसको 2π/√2 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो क्या आती है, 4.44। तो ये हमारा जो वैल्यू हो जाएगा 4.44 F phi m इंटू N, ये वैल्यू हमको निकल कर आई। अब इसी को ही ये जो हमारा इक्वेशन निकल कर आया है, यही हमारा क्या कहलाता है, EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। इट मीन्स आप इसको बोल सकते हो, आप इसको यहाँ बोल सकते हैं, यह E इक्वल टू 4.44 F phi m ये हमारा क्या कहलाता है, EMF इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। इसको हम क्या बोल रहे हैं, EMF इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर, EMF इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। यही हमारा क्या कहलाता है, EMF इक्वेशन कहलाता है। इसी की हम चर्चा कर रहे थे आज के लेक्चर में, इसी को हमने कैलकुलेट किया। तो आप देख रहे हो कि यह जो ट्रांसफार्मर का EMF है वह हमारा किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर, और किस पे डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स पर, और किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर। अब यहाँ पर हम एक थोड़ा सा, चूंकि ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए हम इसको चर्चा करेंगे। तो प्राइमरी में भी आपका EMF इंड्यूस होता है, सेकेंडरी में भी आपका EMF इंड्यूस होता है। तो दोनों के लिए हम, प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए हम एक सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे।
उसको देकर के आप समझ जाइएगा, या हमेशा आपको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि यह किसके हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं कि जहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट 1 यूज करेंगे, आप तुरंत समझिएगा कि 1 किसके लिए यूज किया गया है, प्राइमरी के लिए। और जहाँ पर मैं सबस्क्रिप्ट 2 यूज करूँगा, आप तुरंत समझ जाइएगा कि 2 किसके लिए यूज किया गया है, वह सेकेंडरी के लिए। तो सबस्क्रिप्ट 1 हम प्राइमरी के लिए यूज करेंगे और सबस्क्रिप्ट 2 हम सेकेंडरी के लिए यूज करेंगे। तो यह प्राइमरी और सेकेंडरी क्वांटिटी के लिए दोनों सबस्क्रिप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप अब तुरंत समझ जाइएगा कि 1 फॉर प्राइमरी और 2 फॉर सेकेंडरी। तो अब मैं सबस्क्रिप्ट उन्हीं को लेके चलूंगा। तो जो यह ईएमएफ आपको इंड्यूस हुआ है, यह आपका ईएमएफ का इक्वेशन क्या कहलाता है, वह ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन कहलाता है। अब मैं प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए अलग अलग ईएमएफ का इक्वेशन मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्राइमरी आरएमएस वोल्टेज को कैसे आप लिखोगे, द प्राइमरी अब मैं आरएमएस वोल्टेज की ही बात कर रहा हूं कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसी को, द प्राइमरी आरएमएस वोल्टेज E1 इक्वल टू 4.44 F phi m, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर में तो फ्लक्स हमारा कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट ही रहती है। बदलता क्या है, वो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी का। तो हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो हम प्राइमरी का नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, टर्न्स से भी लिखेंगे। तो ये N1 आ जाएगा यहाँ पर। ये प्राइमरी का आरएमएस वोल्टेज है। उसी प्रकार से सिमिलरली अगर मैं सेकेंडरी का आरएमएस वोल्टेज लिखूं, तो आप लिख सकते हो द सेकेंडरी आरएमएस वोल्टेज इज secondary RMS voltage is E2 equal to 4.44 F phi m, यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी का इंड्यूस आरएमएस वोल्टेज। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, कैलकुलेट पूरी तरह से हम लोग डिटेल समझे कि किस प्रकार से एक ट्रांसफार्मर के ईएमएफ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईएमएफ इक्वेशन कैसे हम निकालते हैं। तो हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया। एक बार मैं पुनः इसको रिवाइज करना चाहूँगा। हमने एज्यूम किया कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पर जो हमारा फ्लक्स दिया हुआ है वह कितना है, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। फिर मैंने क्या बताया कि जो कॉइल में, जिस कॉइल का टर्न की संख्या n है, उस कॉइल में यही फ्लक्स क्या करेगा, लिंक करेगा, और फैराडे के नियम के अनुसार उसमें एक हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वह हमारा ईएमएफ इंड्यूस को हम नाम दे रहे हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस, क्योंकि यह टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो उसको हम क्या नाम दिए, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस। तो उस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस को अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ हमने क्या लिखा, इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई डी टी एन फाई। एन फाई को मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या क्या है, एन है। अगर 1 होता, एक ही टर्न होता, सिर्फ हम 5 लेके चलते, 2 टर्न होता तो 2 लेके चले, एन टर्न है तो हमने क्या कर दिया, n को मल्टीप्लाई कर दिया। तो n फाई यहाँ पर इसके लिए यूज किया गया है। अब देखिए, अब इसी को मैंने सिंपलीफाई किया। n हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया। अब हमारा क्या है, इस फाई की वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और फाई की वैल्यू क्या है, फाई एम साइन ओमेगा टी। अब जरा देखिएगा, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट किसके टर्म में कर रहे हैं, टी के टर्म में। तो ओमेगा हमारा कैसा ट्रीट होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब इस ओमेगा को हमने बाहर ले लिया, और साइन ओमेगा टी का आपका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर नेगेटिव साइन ओनली फॉर लेंज लॉ। इट मीन्स यही इंडिकेट कर रहा है कि यह ईएमएफ इंड्यूस जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ है वह उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा। चलिए, तो इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू हमको मिलकर आई। अब मैं इसको साइनोसाइडल में, इसको मैं फिर साइन में तब्दील कर रहा हूँ। एक कोसाइन में है, अब मैं इसको साइन में कैसे बदलूंगा, तो साइन में बदलने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का यूज करूंगा। तो इससे हमने इसको किस में तब्दील कर दिया, साइन में तब्दील कर दिया। इट मीन्स इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आपको क्या हो गया, अब यही कोसाइन साइन में बदल गया। अब यहां से हमने देखा कि इस वैल्यू को हमने एक वेरिएबल लिया, उसको हमने ईएम बोला। और ईएम किसको इंडिकेट कर रहा है, ईएम हमारा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। और यह ईएम किसके बराबर है, एन फाई एम ओमेगा, एन फाई एम ओमेगा। कभी कभी आपको मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज कर लीजिएगा, तुरंत आपका उस इंड्यूस ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा।
अब चलिए देखते हैं, हम हमको आरएमएस वैल्यू इसको इस जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसके आरएमएस वैल्यू को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरएमएस वैल्यू किसी भी साइन वेव का, मैं एक बार चर्चा कर दूं, किसी भी साइन वेव का जो आरएमएस वैल्यू होता है उसके मैक्सिमम वैल्यू बाई √2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी इस इंड्यूस ईएमएफ के, अगर मैं, यह भी हमारा कैसा है, साइनोसॉइडल है, इसका आरएमएस वैल्यू अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो हमारा क्या हो जाएगा, इस इंड्यूस ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू बाई क्या हो जाएगा, √2, EM/√2 मैंने लिखा तो वही हमारा क्या मिलेगा, आरएमएस वैल्यू। अब इस आरएमएस को हम एक कैपिटल ई से लिख रहे हैं, आप तुरंत अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, यह कैपिटल ई हमारा इंड्यूस ईएमएफ का कैसा वैल्यू है, तो आपको मिलेगा यह हमारा आरएमएस वैल्यू है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह ई किसके बराबर है, EM की वैल्यू आपने यहाँ पर देखा n phi m ओमेगा है, n phi m ओमेगा बाई √2 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई किया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने फ्रीक्वेंसी में तब्दील किया तो ओमेगा हमको पता है कि ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, तो 2πf मैंने पुट किया, 2π/√2 को मैंने आपको सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, 4.44 f phi m n। तो आपने ये पाया कि यह जो इक्वेशन निकल कर आया इक्वल टू 4.44 f phi m, यही हमारा क्या कहलाता है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। किसी भी ट्रांसफार्मर का यही हमारा क्या है, ईएमएफ इक्वेशन है। अब मैंने क्या किया कि इसी ईएमएफ इक्वेशन में, क्योंकि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और दोनों में आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो इन दोनों ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, एक सबस्क्रिप्ट यूज किया। सबस्क्रिप्ट 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग को, और सबस्क्रिप्ट 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो प्राइमरी वाइंडिंग का या प्राइमरी वाइंडिंग में जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा उसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, E1 इक्वल टू 4.44 f phi m। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रांसफार्मर में फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है, और हमारा जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है वो भी हमारा क्या होता है, मेन फ्लक्स जिसको बोल सकते हो मैक्सिमम फ्लक्स, वो भी हमारा क्या है, नियत होता है, वो भी कांस्टेंट रहता है। तो सिर्फ अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ बदलेगा तो किसकी बदौलत बदलेगा, तो नंबर ऑफ टर्न की बदौलत वो आपको चेंज करेगा। तो प्राइमरी के लिए आपका E1 अगर इंड्यूस ईएमएफ होगा तो उसका टर्न भी क्या होगा, हमारा प्राइमरी का टर्न होगा, उसको हम क्या लेंगे, N1 लेंगे। उसी प्रकार से सेकेंडरी का आरएमएस वोल्टेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमारा E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी तो वही रहेगी, फ्लक्स वही रहेगा, सिर्फ हमारा क्या होगा, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हम N2 को यूज कर लेंगे, इस प्रकार से हमको सेकेंडरी का भी वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन देखे। आगे हम लोग इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे उसको भी देखेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि वोल्टेज रेशियो इसको बोल सकते हो, या टर्न रेशियो, या उसी को क्या बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।